दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार में जिसका नाम है परीक्षा अड्डा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक बनेगा दोस्तों भारत चीन मुद्दा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त बहुत ही सैड न्यूज़ आ रही है भारत के लिए कि भारत के 20 जवान शहीद हो चुके हैं और हमारे लिए, भारत के लिए, आप सभी के लिए ये बहुत ही दुखद न्यूज़ है, बहुत ही सैड न्यूज़ है। ठीक है, अगर कभी भी हमें मौका मिलता है भारतीय सेना में जाने का, मुझे या मैं चाहूँगा आपको भी, तो आप ज़रूर जाएं और कम से कम चीन के एक आदमी को, एक सैनिक को तो ज़रूर मारें। ठीक है, ये तो बात हो गई प्रतिशोध की। अब हम आते हैं अपने आज के मुद्दे पर जिसका नाम है भारत चीन मुद्दा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि लद्दाख सेक्टर में, कहाँ पर, लद्दाख सेक्टर में ये मुद्दा गर्म बहुत है इस वक्त प्रेजेंट टाइम में। ठीक, क्यों गर्म है उसकी बात हम अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कुछ भौगोलिक स्थितियों के बारे में जो आप मैप में देख पा रहे होंगे कि लद्दाख सेक्टर, ये एरिया देख रहे होंगे आप। ठीक, इस एरिया का नाम है अक्साई चिन। क्या नाम है दोस्तों? अक्साई चिन। ठीक, मुख्य एरिया जो बेस करता है भारत चीन मुद्दे का वो अक्साई चिन ही है दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पर चीन, पाकिस्तान और भारत का संयोजन है। चीन, पाकिस्तान और भारत का संयोजन है। ठीक है ना, अक्साई चिन किसका हिस्सा है? तो आप कह सकते हैं तिब्बत के पठार का हिस्सा है। अक्साई चिन किसका हिस्सा है? तिब्बत के पठार का हिस्सा है। ठीक है ना, अक्साई चिन की स्थिति कहाँ है, स्थित कहाँ है ये? तो आप कहेंगे कुनलून पर्वत के ठीक नीचे, कुनलून पर्वत के नीचे। ठीक है, अब चूंकि किसी पर्वत के ये बिल्कुल नीचे है, इस वजह से यहाँ पर ना ही बरसात होती है और ना ही बर्फबारी होती है, क्योंकि पर्वत के बिल्कुल नीचे है, इसी वजह से यहाँ पर ना ही बरसात होती है और ना ही बर्फबारी होती है। और यह एक मरुस्थल बन चुका है। क्या बन चुका है दोस्तों? मरुस्थल बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पर नमक उस मरुस्थल में नमक बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको कहा जाता है नमक या खारा मरुस्थल। नमक का मरुस्थल या खारा मरुस्थल। आपसे ये क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है कि नमक या खारा मरुस्थल के नाम से हम किसे जानते हैं? तो आपका आंसर होगा अक्साई चिन को। इतनी बात समझ में आ गई आपके? अब सुनिए ध्यान से, अक्साई चिन में एक झील भी है जिसका नाम है आक्से चिन झील। क्या नाम लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे? आक्से चिन झील। ठीक है ना, और देखिए एक नदी भी यहाँ से निकलती है जिसका नाम है आक्साई चिन नदी, मतलब इसी के नाम पर इस नदी का भी नाम है आक्साई चिन नदी। ठीक है, अब हम आते हैं मुद्दे पर कि आखिर मुद्दा क्या था। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों आप। ये देखिए, ये एरिया है गलवान सेक्टर, ये एरिया है गलवान, ये जगह का नाम क्या है? गलवान। ठीक है ना, और ये जो अक्साई चिन का ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये चीन, पाकिस्तान, भारत, ये तीनों के कंट्रोल में है। ये तीनों का एरिया माना जाता है, तीनों का संयोजन है इसमें। ठीक है, अब सुनिए, इसी प्रकार से ये है भारत की, ये इसको कहते हैं चौथी रेंज। ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको कहते हैं चौथी रेंज। ये पूरी तरह से भारत के अंडर में है, मतलब इसको पार नहीं कर सकते हैं, चीनी हो चाहे आपका पीओके से आए हुए पाकिस्तानी हो। ठीक है, इस एरिया को नहीं पार कर सकते हैं। और भारत ने भी यही कहा था 5 मई 2020 को इस एरिया को पार करते हुए लगभग 2 से 3 किलोमीटर अंदर आ गए थे चीन के सैनिक। तो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की एक मीटिंग हुई थी दोनों देशों की, और दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा था कि युद्ध की नीति को हम त्यागते हैं, युद्ध हमें नहीं करना है, लेकिन हम अपने अपने सैनिकों को LAC, इस जगह का नाम है, ये जो भारत मानता है इसको कहता है LAC। क्या कहता है? LAC से हम अपने सैनिकों को पीछे कर लेंगे और चीन भी अपने सैनिकों को 2 से 3 किलोमीटर पीछे कर ले। ठीक है, उसी की जांच करने के लिए दोस्तों 15 जून 2020 को बिहार रेजिमेंट, फिर से सुन लीजिए दोस्तों, बिहार रेजिमेंट के जवानों को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? तो आप कहेंगे बिहार रेजिमेंट के जवानों को भेजा गया था। क्या देखने के लिए? कि चीन जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, क्या उस पर अपने आप को कायम रखे हुए है या नहीं। ठीक है, तो किसको भेजा गया था ये देखने के लिए? बिहार रेजिमेंट को। और कौन से नंबर की रेजिमेंट थी बिहार की? तो आप कह सकते हैं कि बिहार 16वीं रेजिमेंट, बिहार 16th रेजिमेंट। ठीक,
बिहार 16th रेजिमेंट, ठीक है ना। और पहले केवल 3 ही लोग गए थे दोस्तों, पहले शुरुआत में केवल 3 ही लोग देखने के लिए गए थे। उनमें से एक का नाम था कमांडिंग अफसर संतोष कुमार, ठीक है, कमांडिंग अफसर संतोष कुमार। चूंकि यहाँ पे समझौता हो चुका है कि भाई कोई ज़्यादा सैनिक के साथ नहीं आएगा, बंदूकों के साथ नहीं आएगा, बंदूकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा इस एरिया में, तो केवल ये लोग देखने के लिए गए थे, संतोष कुमार जी और इनके साथ 2 जवान और 15 जून की रात में, ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ रही है। देखने के लिए गए थे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नदी जिसका नाम है गलवान रिवर। क्या नाम है? गलवान रिवर, ठीक, गलवान रिवर। और बगल में ही बिल्कुल खाई है और उसके बीच से एक सकरा सा रास्ता गया है, बिल्कुल खरंजे वाला रास्ता है जान लीजिए, ठीक है। तो वहां पर जाके लोग देखते हैं कि चीन के लगभग 50 से 100 सैनिक वहां पर पहले से ही गुटबाजी करके बैठे हुए थे, जैसे कि आने का ही इनके इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही ये पहुंचते हैं इनको घेर लिया जाता है और नुकीले हथियारों के द्वारा, बंदूक नहीं चलानी थी, हथियार का प्रयोग नहीं करना था, तो नुकीले हथियारों के द्वारा और बड़े बड़े पत्थरों, कुछ ऊंचाई पे थे हमसे, बड़े बड़े पत्थरों से इनको फेंक फेंक के इनको इन लोगों ने मार डाला, ठीक है। अब मार डाला तो 3 से 4 घंटे जब व्यतीत हो गए और इनकी कोई सूचना नहीं मिली रेजिमेंट को हमारी, तो रेजिमेंट ने सोचा भाई क्या हो गया ऐसा, ठीक है। तो इन्होंने एक सपोर्ट टीम भेजी इनके लिए, 8 से 10 जवान होगी, जिन्होंने पहुंचते ही तुरंत सूचना दी कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आप पीछे से हमारे लिए सपोर्ट भेजिए। तब भारत ने अपनी सपोर्ट टीम को पीछे से भेजा कि जाओ जाके रोको उनको और हमारे जवानों की हेल्प करो, ठीक है ना। ये बात तो हो गई गलवान रिवर, क्षेत्र कौन सा था? गलवान, ठीक। कौन सी रेजिमेंट थी दोस्तों? बिहार रेजिमेंट थी। कौन सी रेजिमेंट थी? बिहार की 16वीं रेजिमेंट थी, ऐसे आप कह सकते हैं। और कमांडिंग अफसर सबसे पहले कौन गए थे? संतोष कुमार जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। इतनी बात हो गई दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आप देख रहे हो पीओके का क्षेत्र, ये आप देख रहे हैं पीओके का क्षेत्र है, ठीक है। पीओके ने लगभग जम्मू कश्मीर के 5180 वर्ग किलोमीटर, पाकिस्तान ऑब्लाइज कश्मीर जो एरिया आता है लगभग 5180 वर्ग किलोमीटर है, और चीन के द्वारा तिब्बत क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है, लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर का है एरिया, ठीक है ना। और पाकिस्तान ने चीन को ये एरिया भी गिफ्ट कर दिया है, पीओके का एरिया। अभी बताऊंगा आगे क्यों गिफ्ट किया है, ठीक है। तो लगभग जोड़ लीजिए चीन के द्वारा लगभग 44,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया भारत का कब्जा किया गया है। क्या ये सही है? बताइए, क्या ये सही है कि हमारे ही जमीन पर आकर हमें ही आंख दिखाओ? भाई क्यों तुम आंख दिखाओगे? 1962 का तो भारत अब रहा नहीं है कि आप डांटेंगे, धमकाएंगे और हम पीछे हट जाएंगे। नहीं भाई, यहाँ तो ऐसा नहीं चलेगा, तुम एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे। इस बात को चीन को अपने मन में बसाना होगा, बैठाना होगा, ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले तिब्बत पर कब्जा कर लिया था चीन ने लगभग 1950 में। 1950 में सुन लीजिए ध्यान से, तिब्बत पर कब्जा कब कर लिया था? तो आप कहेंगे 1950 में। उससे पहले एक चीज आप और देखिए, ये देखिए पीओके से ऊपर चीन से एक नदी आती है जिसका नाम है श्योक नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ध्यान दे रहे हैं दोस्तों। श्योक नदी, इसको आप मृत्यु की या मौत की नदी भी बोलते हैं, ठीक है। सुनिए ध्यान से, जो ये गलवान रिवर है, देखिए जो गलवान रिवर है, गलवान रिवर श्योक रिवर की सहायक नदी है। मतलब कहां जाके मिलती है गलवान? तो आप कहेंगे श्योक रिवर में, ठीक है दोस्तों। इतनी बात मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, आगे की कुछ बात हम करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, अक्साई चिन के पास से ही एक नेशनल हाईवे जाता है जिसका नाम है नेशनल हाईवे संख्या 219, ठीक है ना। देखिए इसका नाम क्या है? तिब्बत सीजियांग प्रांत, ये चीन का प्रांत है, चीन का शहर है, क्या नाम है? सीजियांग प्रांत, ठीक है ना। इस नेशनल हाईवे का निर्माण किसने करवाया था? चीन ने करवाया था। किसने करवाया था? चीन ने करवाया था। लंबाई है लगभग 2743 किलोमीटर। कितनी है? 2743 किलोमीटर। और निर्माण कब कराया था? तो 51 से 57 में, 1951 से 57 के दौरान के बीच, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों, उस समय ना ही हमारे पास इतने संसाधन थे कि हम उतना ऊंचाई पर जा सकते थे, ठीक है। संसाधन हम धीरे धीरे एकत्र कर रहे थे 1950 से 60 के दशक में, ठीक है। 1958 तक आप कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी थे और उन्होंने नारा दिया था हिंदी चीनी भाई भाई। इसी नारे के चलते हमें चीन पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, हम बहुत विश्वास करते थे उस पर, और उनकी इस भूल से ही हमने मानसरोवर और कैलाश पर्वत खो दिया, ठीक है, जिस पर इस वक्त चीन का कब्जा है। तिब्बत रुतौल जिला में ही स्थित है मानसरोवर और कैलाश पर्वत, ठीक है।
इसलिए भारतीयों के नज़रिए से रुतौल जिला मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप। और सुन लीजिए 1958 में पहली बार भारत ने इस हिस्से की जांच पड़ताल के लिए दो ग्रुप भेजे, दो समूह भेजे, एक उत्तर की तरफ भेजा और एक दक्षिण की तरफ भेजा। ठीक है ना दोस्तों, दक्षिण, और उस वक्त निर्माण कार्य चल रहा था इसका, इस रोड का। जब दक्षिण की तरफ वाला ग्रुप लौट के आता है वो बताता है वहां के हालातों के बारे में, लेकिन उत्तर की तरफ वाला ग्रुप लौट के नहीं आया। ठीक है, चीन ने, उनके सैनिकों ने उस ग्रुप को मार दिया था। ठीक है ना, 1958 में, और मार दिया, जिससे कि नींव पड़ी 1962 के युद्ध की, जिससे कि नींव पड़ी थी 1962 के युद्ध की। आप बिल्कुल जानते हैं कि 1962 का युद्ध हुआ और भारत हारा। लेकिन आप ये विश्वास रखिए कि चीन ने जब भी हम पर हमला किया है वो सामने से नहीं हमला किया है, पीछे से हमला किया है। ठीक है, इसी हमले के चलते हम पराजित जरूर हुए थे, लेकिन हमने जवाब भी दिया था 1967 में, बताऊंगा भी आपको उसके बारे में भी। ठीक है, ध्यान दीजिए 1962 में पूरी तरह से तिब्बत पर कब्जा कर लिया गया चीन के द्वारा। भारत ने मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत को खो दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए चीन की निगाह पड़ी नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, भारत सिक्किम। ठीक, यहां पर 1967 को बिल्कुल सेम काम किया, बिल्कुल सेम काम किया चीन ने, लेकिन इस बार उसे मुंह की खानी पड़ी, इस बार उसे मुंह की खानी पड़ी। चीन के लगभग 300 सैनिक मारे गए, चीन के लगभग 300 सैनिक मारे गए और भारत के 88। ठीक, चीन को यहां से अपने कदमों को पीछे लेना पड़ा। और आप जानते हैं अभी जल्दी में 2017 की बात है, डोकलाम विवाद, अगर आप देखें तो ये एरिया भूटान का है और यहीं पे है डोकलाम। ठीक है, डोकलाम विवाद में भी प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? भारत ने ही निभाई थी, और डोकलाम पर कब्जा करने से एक तरह से रोक दिया था चीनियों को। ठीक है ना, और एक विवाद और बनता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये 3 जगह विवाद चल रहे हैं चीन से, एक नाथुला दर्रा पे, एक कह सकते हैं आप अक्साई चीन पे, और एक कह सकते हैं आप अरुणाचल प्रदेश पे। ठीक है, ये 3 जगह विवाद चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। अब मैं आपको कुछ पॉइंट और बताना चाहूंगा दोस्तों, आप सुनेंगे ध्यान से, सुनिए ध्यान से। कुनलून पर्वत की बात अभी मैंने आपसे की थी, कुनलून पर्वत की बात। ठीक है ना, कि अक्साई चीन किसके नीचे है, तो आपको बताया गया था कुनलून पर्वत के नीचे है। बात समझे आप। और सुनिए, कुनलून पर्वत अगर मैं कहूं कि तजाकिस्तान की पर्वतमाला से शुरू होता है, कुनलून पर्वत जो है वो तजाकिस्तान की पर्वतमाला से शुरू होता है। ठीक है, अब जरा सा अगर आप ध्यान लगाएं तो अक्साई चीन भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए और चीन के लिए भी एक तरह से जीवन रेखा का काम कर रहा है, एक तरह से जीवन रेखा का काम कर रहा है। कैसे? क्योंकि यह इन तीनों देशों को मध्य एशिया से सीधे जोड़ता है। मध्य एशिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सभी देश मध्य एशिया के हैं। ठीक है, अफगानिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी तान देश हैं वो सभी मध्य एशिया से आते हैं। ध्यान से सुनेंगे आप दोस्तों, कुनलुन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, कुनलुन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुनलुन देवी। क्या नाम है? कुनलुन देवी। ठीक है, कुनलुन देवी। ठीक है ना, हाइट कितनी है? तो 8,168 मीटर, 8,168 मीटर कुनलुन देवी की ऊंचाई है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत और चीन के बीच लगभग कितने सालों से विवाद चल रहा है, तो आप कह सकते हैं 61 सालों से। कितने सालों से विवाद चल रहा है? तो आप कह सकते हैं दोस्तों 61 सालों से। ठीक है, इतनी बात आप जान गए होंगे। बोलिए, चलिए एक चीज और देख लीजिए आप, सुनिए ध्यान से। भारत और चीन के मध्य अभी जब विवाद हुआ था, 5 मई की घटना है। कब की घटना है? 5 मई की घटना है। तो एक झील आप जानते हैं लद्दाख सेक्टर में है, प्योंगयांग तसो झील। कौन सी झील है? प्योंगयांग तसो झील। ठीक है, तो उस झील पर ही 5 मई के दौरान ये विवाद हुआ था, और जिसमें चीन जो है लगभग भारत की सीमा में LAC के 2 से 3 किलोमीटर के अंदर आ गया था। तो उसी पर ही लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग हुई थी और भारत ने एक समझौता कराया था कि भाई आप पीछे चले जाइए, हम भी पीछे हो जाएंगे, युद्ध की यहाँ पे बात बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है ना, अब हम आते हैं आगे, सुनिए ध्यान से दोस्तों। अब बात करते हैं भाई ऐसा क्यों हुआ कि हमारे 20 सैनिक मर गए, हालांकि उनके भी 43 सैनिक मरे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अब सुनेंगे आप ध्यान से। चीन का व्यापार का जो मुख्य क्षेत्र है वो है हिंद महासागर से, मतलब वो यहाँ से घूम के पूरा जाता है, हिंद महासागर से होता हुआ फिर किसी देश को सप्लाई करता है अपने मटेरियल को, या उस तक अगर सामान पहुँचना भी है संघाई तक, तो संघाई तक सामान कैसे पहुँचेगा? हिंद महासागर के ही क्षेत्र से। ठीक है,
और इसी वजह से वो चाहता है कि यहाँ पर वो पूरी तरह से कब्जा कर ले, यहाँ पर ही नहीं पूरे इस एरिया पर ही कब्जा बना ले। ठीक है, इस एरिया पर ही कब्जा बना ले। कौन? चीन। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों आपको। और सुन लीजिए ध्यान से, ये जो विवाद हुआ था भारत की सीमा से लगभग 1 किलोमीटर भीतर इन्होंने पेट्रोलिंग पॉइंट बनाया था जिसका नाम था पेट्रोलिंग पॉइंट 14। और भारतीय बार बार इनसे कह रहे थे भैया ये हमारी सीमा के अंदर है, इसको आप हटाओ यहाँ से, क्यों नहीं हटा रहे हो। ठीक है, और दूसरी बात सुन लीजिए ध्यान से, भाई जब हम सक्षम नहीं थे 1950 के दशक में, 1962 के दशक में, तो हमने अपने क्षेत्र को बिल्कुल छोड़ रखा था। चलो ठीक है, अब हम सक्षम हो चुके हैं, अब हम भी आपकी कैटेगरी में धीरे धीरे आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो पहुंच रहे हैं तो हम भी तो चाहेंगे कि हमारा घर अच्छा दिखे, बड़ा दिखे, सुरक्षित रहे। ठीक है, तो हम क्या गलत कर रहे हैं भाई, आप हम पर क्यों दादागिरी दिखा रहे हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत यहाँ पर इस सेक्टर में एक रोड बनाना चाहता है और रोड का काम उसने शुरू भी करवा दिया है, परंतु चीन के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, भाई ठीक है, आप बनाओ, अच्छी बात है, हम तो आपको रोकने नहीं आए, हमने तो आपको मना नहीं किया, आपने तो तिब्बत सिजियांग प्रांत तक पूरा एकदम से रोड बिछा डाली। ठीक है, और आप फिर गलियारा भी बनाने जा रहे हो पाकिस्तान तक, पाकिस्तान के रावलपिंडी तक, सिजियांग प्रांत से पाकिस्तान के रावलपिंडी तक एक गलियारा भी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए यह पीओके से होकर गुजरेंगे। ठीक है, अभी बताता हूँ उसके बारे में भी आपको। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे दोस्तों। अब हम आते हैं आगे जो मेन मुद्दा है। अब सुनिए दोस्तों ध्यान से, आखिर क्यों चीन ऐसा कर रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। अभी अभी आपने सुना होगा कि नेपाल भी अपने नक्शे को कुछ आगे बढ़ाकर दिखा रहा है, हालांकि भारत उस पर चुप बैठा है। भारत ने उससे बहुत ही प्रेम पूर्वक बात की है, क्योंकि नेपाल एक तरह से भारत पर ही निर्भर करता रहा है। ठीक है, और भारत पूरी तरह से नेपाल की कहें आप, बांग्लादेशी कहें आप, श्रीलंका की कहें आप, या यहाँ तक आप पाकिस्तान की भी बात करें, तो भारत का नज़रिया सबके प्रति नम्र रहा है, वो सबकी मदद करता है। चाहे किसी देश में भूकंप आए, चाहे किसी देश में कुछ परिस्थितियाँ विपरीत जा रही हों, भारत के सहयोग करने की नीति शुरू से ही 10-20 हज़ार साल पुराना इतिहास अगर आप देख लें तो यही नीति रही है भारत की दोस्तों। ठीक है ना। अब आप सुनेंगे बहुत ध्यान से कि आखिर चीन क्यों ऐसा कर रहा है। देखिए, दो कारण हैं। एक तो उसका कुछ आंतरिक कारण भी है, एक कुछ बाहरी कारण भी है। ठीक है, तो आंतरिक कारण आप ध्यान से सुनेंगे। आंतरिक कारण में पहला तो है कोरोना। कोरोना की वजह से जो वहाँ की जनता है वह चीन की सरकार के विरुद्ध हो गई है। अब जब चीन की सरकार के विरुद्ध हो गई है वहाँ की जनता, तो उसने क्या किया, चीन ने अपनी ही जनता के प्रति दमन की नीति अपनाई। ठीक है, एक बात तो ये है। एक चीज़ आप सुन रहे होंगे, भाई ताइवान रोज कह रहा है भाई मुझे अलग करो। यूएस कंट्रीज में बार बार, यूएनओ तक में वो बार बार कह रहा है कि भाई मुझे आप चीन से अलग कर दीजिए। ठीक है, एक आप देख रहे होंगे हांगकांग का संकट। ठीक है, ये तीन बातें, कोरोना, ताइवान और हांगकांग का संकट, ठीक, ये तीनों मुद्दे उसके अंदर के हैं। ठीक है, तो चीन ने ऐसा सोचा कि अगर हम किसी देश से युद्ध कर लें तो जो ये तीनों के तीनों संकट हैं, तीनों का तीनों जो केंद्र बना हुआ है आंतरिक मुसीबतों का, वो बाहर हो जाएगा। मतलब कि जैसे हमारे घर में जब लड़ाई झगड़ा चलता है तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं और हम किसी और से लड़ाई कर लें तो सारे के सारे मेंबर क्या होते हैं, एक हो जाते हैं और उस बाहरी पर अटैक कर देते हैं। ठीक है ना। तो यही चीन भी सोच रहा है कि चीन के जो देशवासी हैं उनके मन में फिर से राष्ट्रवादिता कैसे जगाई जाए। ठीक है, तो उसको यही चीज़ सुझाव दिया होगा किसी ने, तभी उसने ऐसा किया। ठीक है, एक बात तो ये आप जान गए। एक चीज़ और सुनिए, एक चीज़ हो सकती है आर्थिक कारण। क्या हो सकता है? आर्थिक कारण। ठीक है, कोरोना काल में जो कंपनी चीन में थी, अब चीन को मैन्युफैक्चर का हब कहा जाता है, फादर कहा जाता है। ठीक है ना। तो अब भाई वहाँ पे जो कंपनियाँ थी कोरोना काल में शिफ्ट हो रही हैं भारत की तरफ और कुछ दक्षिणी चीन सागर में जो देश हैं उनकी तरफ। ठीक है, तो अब सुनिए ध्यान से, जब किसी देश की सीमा सुरक्षित नहीं रहती तो उसका आर्थिक संकट हमेशा गहराया रहता है, उस देश पर हमेशा आर्थिक संकट गहराया रहता है। ठीक है ना। इसीलिए चीन ने भारत पर हमला किया, एक तरह से कह सकते हैं आप, ये दिखाने के लिए उन कंपनियों को कि जब भारत की जो सीमा है वो ही सुरक्षित नहीं है तो तुम जाके वहाँ पर क्या कर पाओगे, ये बताओ। ठीक है, यही एक मुद्दा नहीं है दोस्तों। चीन उन कंपनियों को रोकना चाहता है। ठीक है, भारत से कुछ अगर भारत
किसी वजह से भाई अपनी सीमाओं को पीछे करता है, ऐसा चूंकि करेगा नहीं तो उन एक नेगेटिव परफॉर्मेंस जाती है, एक नेगेटिव जाता है कि भाई जब भाई भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है तो हमें क्या सुरक्षित रखेगा, ठीक है ना। एक चीज़ तो ये है, इससे क्या होगा कि कंपनी चीन में ही रुकी रहेंगी, चीन में ही कंपनी रुकी रहेंगी जो चीन चाहता है। और सुनेंगे आप एक चीज़ जम्मू कश्मीर के बारे में भी एक बहुत ही रियल फैक्ट है। अगर आप ध्यान से देखें तो विश्व का जो वैश्विक मैप आप देखेंगे तो आपको बड़े आसानी से दिख जाएगा कि जम्मू कश्मीर से जितना टाइम कन्याकुमारी तक आने में लगेगा उतना ही टाइम जम्मू कश्मीर से रसिया यानी कि यूरोप पहुंचने में लगेगा और उतना ही टाइम अफ्रीका पहुंचने में भी लगेगा, ठीक है। तो एक तरह से चीन ये भी सोच रहा है कि अगर हम इस एरिया पर कब्जा कर लें किसी तरह से तो पूरी दुनिया का जो ट्रांसपोर्टेशन का केंद्र है वो हमारी मुट्ठी में आ जाएगा, वो हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। एक पॉइंट तो ये हो गया। जम्मू कश्मीर को और क्या कहते हैं, विश्व का स्वर्ग कहते हैं, दुनिया का स्वर्ग कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पर्यटन बहुत ज़्यादा विकसित है। एक उदाहरण आप देख चुके हैं, तिब्बत कैलाश मानसरोवर, ठीक है, जिस पर कब्जा कर चुका है चीन, सही है। तो वो भी सोच रहा है कुछ ना कुछ कह सकते हैं आप आर्थिक स्थितियों के कारण कि भाई अगर जम्मू कश्मीर में कब्जा कर लिया जाएगा, पर्यटन बढ़ेगा तो हमारा जो आर्थिक खजाना धीरे धीरे कम हो रहा है वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई, आप जान रहे हैं। और कुछ देखिए, आप जानते हैं कि सतलज, झेलम, रावी, श्योक ये सभी नदियाँ जम्मू कश्मीर से होकर निकलती हैं। मतलब संसाधन का तो भंडार है, मिनरल्स का तो भंडार है वहाँ पे, ठीक है। अब जब मिनरल्स का भंडार है तो भाई कोई भी चाहेगा ना कि संसाधन हमारे पास रहे, नदियों का पानी भारत में ना जाकर चीन की तरफ मोड़ दिया जाए, क्यों नहीं चाहेगा। इसी वजह से चीन कब्जा करना चाहता है इस सेक्टर पे। और सुनिए दोस्तों, आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट की, इकोनॉमी के बारे में चीन की, ठीक है। चीन की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा बीआरओ पर बेस करती है, और बीआरओ का मतलब है बिल्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, और उसके तहत यह बना रहा है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये एरिया है गलवान का, ठीक है। यहाँ से ये रोड बनाना चाहता है, इस प्रकार से आप जानते हैं POK का सेक्टर है, इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ से ये रोड बनाना चाहता है इस प्रकार से, ये ठीक, ये एरिया आप देख रहे होंगे, ये है सीजियांग प्रांत और ये है पाकिस्तान का रावलपिंडी। तो पाकिस्तान के चाइना के सीजियांग से पाकिस्तान के रावलपिंडी तक CPEC का निर्माण करना चाहता है, जिसका विरोध कर रहा है भारत, कि भाई यह तो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन हो जाएगा कि आप भारत के ही क्षेत्र से, माना कि वह POK का क्षेत्र बना हुआ है लेकिन है तो भारत के नक्शे में, और भारत के क्षेत्र से आप किसी रोड को गुजारेंगे बिना भारत की परमिशन के, ये कैसे संभव हो सकता है। इसी चीज का विरोध कर रहा है। और इसी चीज के लिए, अब बहुत ध्यान सुनेंगे आप, इसी चीज के लिए भाजपा गवर्नमेंट ने धारा 370 को हटाया है इस सेक्टर से और लद्दाख सेक्टर को बनाया है केंद्र शासित प्रदेश, ताकि केंद्र का सीधा कंट्रोल हो सके लद्दाख सेक्टर पर, और जितने भी मामले वहां के हैं उसको हैंडल कौन करे, भारत सरकार हैंडल करे। इसीलिए बहुत बेसिक फैक्ट जानिए, बहुत नॉलेज की बात है, 370 को क्यों हटाया गया, क्या रीजन था। बहुत टाइम से विवाद चल रहा था, हटाने की सभी लोग कोशिश कर रहे थे लेकिन हटा कोई नहीं पा रहा था दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छा काम, हमारे इतिहास का शायद सबसे अच्छा काम, ये विवाद सुलझा देगा पूरी तरह से। और इस पर चीन बहुत ही ज़्यादा बौखला गया था, कह सकते हैं आप, ठीक है। इस पर चीन बहुत ही ज़्यादा बौखला गया था, जिससे ही उसे हानि हो रही थी, लाभ नहीं हो रहा था, उसके इस निर्माण कार्य में बाधा पहुंच रही थी। कौन पहुंचा रहा था बाधा, तो आप कह सकते हैं भारत। और एक चीज़ और सुनेंगे आप ध्यान से, जो व्यापार ये हिंद महासागर के क्षेत्र से करता था, हिंद महासागर के क्षेत्र में भी भारत को घेरने का प्रयास कर रहा था, वहां पर भी इसने अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर ली थी। लेकिन भारत ने एक ग्रुप बनाया ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के सहयोग से, फिर सुनिए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के सहयोग से, और हिंद महासागर में हर साल एक युद्धाभ्यास कराता है भारत, जिससे चीन की बढ़ती हुई प्रभुसत्ता खत्म हो रही है धीरे धीरे। कहाँ पर, हिंद महासागर में। इससे भी चीन बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ था, ठीक है। ये तो आप जान चुके हैं इतनी बातों के बारे में। अब सुनिए आप, पहले चीन ने क्या किया, सीधे तो अटैक किया नहीं चीन ने कि भाई सीधे अटैक कर दिया हो। तो पहले चीन ने क्या किया, मैंने आपको बताया था, पहले चीन ने नेपाल को उकसाया कि भाई तुम करो। तो भाई जब देखा इन्होंने कि अच्छा चलो, हालांकि आप जानते हैं एक चीज़ और फैक्ट है कि चीन
भारत और नेपाल की बात करें तो दोनों बहुत ही अच्छे मित्र कह सकते हैं यहाँ पे एक तरह से, ठीक है। नेपालियों को यहाँ पर बहुत सम्मान दिया जाता है। आप छोटे छोटे ठेलों पे देखेंगे अगर तो नेपाली आपको मोमोज वगैरह के ठेले लगाए हुए मिल जाएंगे। यहाँ तक कि सेना में भी गोरखा रेजिमेंट की बात की जाए तो नेपाली ही भरे हुए हैं, और अधिकारियों की बात की जाए तो एक से एक अधिकारी भी नेपाली ही हैं, ठीक है ना। इतनी बातें आप जाने रखिए दोस्तों। और सुनिए, नेपाल पे भारत ने अपनाया क्या, रक्षात्मक रवैया। मतलब चलो भाई, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है वहाँ पर नेपाल में, हम बातचीत करके मामला सुलझा लेंगे, ठीक है। तो चीन ने सोचा हम भी भाई अंदर आ जाएंगे और भारत हम पे भी इसी तरह से कुछ रक्षात्मक रवैया अपनाएगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। चीन सोच रहा था भारत में कोविड-19 से भारत लड़ रहा है, सारी शक्ति उसने कोविड-19 पे, कोरोना पे लगाई हुई है, हो सकता है ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया मौका हो। चीन ने यही सोचा और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी दोस्तों, ठीक है। अब सुन लीजिए, चीन भारत पे सीधे सीधे हमला नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता है, आप सुनिए ध्यान से। अगर चीन भारत पे हमला करता है तो उसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था को बहुत चोट पहुंचेगी, और आने वाले 10 से 12-15 सालों में ताइवान और हांगकांग जो हांगकांग है वो चीन से अलग हो जाएंगे, हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं, जी हाँ। तो चीन ने एक अलग प्रकार की रणनीति का इस्तेमाल किया भारत के विरुद्ध, जिसे कहते हैं भयादोहन की रणनीति। इस वर्ड को याद कीजिएगा दोस्तों, भयादोहन की रणनीति चीन ने इस्तेमाल की। किसके विरुद्ध, भारत के विरुद्ध। मतलब कि डरा के, धमका के, अपनी शर्तों को मनवा लेना, गोली बारूद का प्रयोग ना करते हुए डरा के, धमका के अपनी शर्तों को मनवा लेना। लेकिन चीन को ये बात याद रखनी होगी कि ये 1962 का भारत नहीं है 1962 का भारत, ये आज का भारत है, 2020 का। यहाँ का हर एक जवान अपनी सेना के लिए, अपने देश के लिए मरने और जीने को तैयार है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम किस प्रकार सपोर्ट कर सकते हैं, सैनिक तो कर ही रहे हैं, ठीक है। चीन चाहता क्या है, ये सुनिए, समझिए आप। चाहता है कि भारत की सरकार चारों ओर से घिर जाए तो उसको अपने आप को बचाने पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। हमें यही नहीं करना है, सरकार का हमें सपोर्ट करना है, कि आप ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और चीन को अगर हम थोड़ा बहुत भी आर्थिक नुकसान किसी तरह से पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाएं ना। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम चीनी सामान को, भाई भारत की तो मजबूरी है चीनी सामान को मंगवाना। समझौता हुआ है दोस्तों, समझौता हुआ है। भारत का सामान भी चीन में जाता है, लेकिन वहाँ की जो जनता है वो भारतीय सामान का बहिष्कार कर दी है। उसी तरह से हमें भी अपने यहाँ चीनी सामान का बहिष्कार करना पड़ेगा दोस्तों, करना पड़ेगा, जिससे कुछ तो 0.1% तो आर्थिक नुकसान पहुंचे, समझ में आए, चीन को थोड़ा सा तो समझ में आए। अगर आप समझे हो इतनी बातों को तो लाइक करिएगा वीडियो को दोस्तों, कमेंट कमेंट करिएगा आप मुझे कि आखिर क्या करना चाहिए, क्यों कर रहा है ऐसा चीन, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है, ठीक है, और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए। अगला वीडियो सुशांत सिंह राजपूत क्यों आत्महत्या किए सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है, इस पे चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।